वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं आपके लिए झारखंड टीजीटी पीजीटी 2022 का कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट पेपर 1, जिसमें हमने शामिल किए हैं कंपनी अकाउंट्स के अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड दोज पेमेंट्स विच आर पेबल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में भुगतान होते हैं जो निम्नलिखित में से किसी एक को दें हैं। कह रहे हैं कि देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से जो भी परचेज कंसिडरेशन होता है ट्रांसफरर कंपनी को दिया जाता है, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, तो वो किसको दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए, ए शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर अंशधारी तथा ऋणपत्रधारी, बी डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर ऋणपत्रधारी तथा लेनदार, सी शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर अंशधारी तथा लेनदार, डी शेयर होल्डर अंशधारी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अंशधारियों को ही ये अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपनड इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी टू इनकॉर्पोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण समायोजन खाता निम्नलिखित में से किसका लेखा करने के लिए खोला जाता है। ऑप्शन देखिए, ए असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, हस्तांतरक कंपनी की संपत्ति तथा दायित्व को लिखने के लिए, बी नॉन स्टेटरी रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, हस्तांतरक कंपनी के गैर वैधानिक संचय, सी स्टेटरी रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, हस्तांतरक कंपनी के वैधानिक संचय, और डी है नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एक ओपन किया जाता है, किसके यहाँ ओपन करा जाता है, परचेजिंग कंपनी, जिसको हम ट्रांसफरी कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी जो कि दूसरी कंपनी को परचेज करती है। तो कहते हैं इनके यहाँ एक अकाउंट ओपन किया जाता है, किस लिए, किन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखिए, ये ओपन किया जाता है स्टेटरी रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। दरअसल होता क्या है कि ट्रांसफरर कंपनी के यहाँ जो भी कुछ ऐसे स्टेटरी रिजर्व होते हैं, तो उन स्टेटरी रिजर्व्स को रिकॉर्ड करना नई कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो उनका जो भी टाइम पीरियड होता है 4-5 साल का, या जो भी टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड के लिए उन्हें उसको संभाल कर वैसे एज इट इज रखना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हेन अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज विच अकाउंटिंग मेथड विल बी यूज्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। कहते हैं परचेज नेचर का, जब नेचर ऑफ परचेज में होगा क्रय प्रति, विच अकाउंटिंग मेथड विल बी यूज्ड बाय द ट्रांसफरी, जब एकीकरण क्रय की पद्धति का है, तो हस्तांतरी कंपनी द्वारा किस लेखा विधि का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, ए परचेज मेथड, बी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, सी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मेथड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए विल बी द राइट आंसर। परचेज मेथड के द्वारा ही, जब भी परचेज नेचर में अमलगमेशन होगा तो परचेज मेथड से ही रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में। नेक्स्ट देखिए, टू विच अकाउंट द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी एडजस्टेड अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब देखिए, दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं मर्जर मेथड, और दूसरा बोलते हैं परचेज मेथड, है ना। तो दो मेथड में कहा गया है कि विच अकाउंट द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी एडजस्टेड अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। हितों का समूहीकरण, हितों का समूहीकरण क्यों इसको बोला जाता है, ये भी देखिएगा। दरअसल क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो भी कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी होती है, उनके भी शेयर होल्डर का एग्जिस्टेंस बरकरार रहता है, उनका भी जो है, उनका स्वामित्व जो है बरकरार रहता है नई कंपनी में। इसीलिए कहते हैं हितों की समूहीकरण में क्रय मूल्य तथा हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी के अंतर को किस खाते में हस्तांतरित किया था। तो ऑप्शन देखिए, ए अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, बी जनरल रिजर्व, सी गुडविल और कैपिटल रिजर्व, डी अदर लायबिलिटीज है। तो इसका राइट आंसर होगा जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द परचेज मेथड परचेजिंग कंपनी सोज इन इट्स बुक्स। अच्छा, परचेज मेथड में कहते हैं परचेजिंग कंपनी अपनी पुस्तकों में क्या दर्शाती है। क्रय पद्धति में क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में दर्शाती है। ऑप्शन देखिए,
ए ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी, विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां तथा दायित्व। बी असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी एंड स्टेटरी रिजर्व, क्रेता कंपनी द्वारा ली गई सभी संपत्तियां, दायित्व तथा वैधानिक संचय। सी ऑल असेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स ऑफ द वेंडर कंपनी, विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां, दायित्व तथा संचय। और डी नॉन स्टेटरी रिजर्व्स ऑफ द वेंडर कंपनी, विक्रेता कंपनी के गैर वैधानिक संचय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्रेता कंपनी क्या दिखाएगी? असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी एंड स्टेटरी। ठीक है, क्रय पद्धति में क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में क्या क्या दिखाएगी? असेट्स और लायबिलिटीज जो भी परचेजिंग कंपनी, और कोई स्टेटरी रिजर्व है तो वो भी दिखाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अमलगमेशन प्रॉफिट्स इंक्लूड, एकीकरण की दशा में संचयी लाभों में शामिल होते हैं। ऑप्शन देखिए, ए इंश्योरेंस फंड, बीमा कोष, डेप्रिसिएशन फंड, ह्रास कोष। सी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। और डी नन ऑफ द एबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अमलगमेशन प्रॉफिट में क्या इंक्लूड किया था? संचयी लाभों में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंश्योरेंस फंड को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब कोई कंपनी का निर्माण होता है उस समय कुछ खर्चे होते हैं, जो खर्चे एक तरह से लॉस की तरह से होते हैं, क्योंकि वो कोई एसेट नहीं निर्माण करते हैं कि उनको बाद में सेल किया जाए, उसका कोई रिलाइजेबल वैल्यू। लेकिन इन लॉसेज को कंपनी अपने ही जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं उनसे क्या कर लेती है? राइट ऑफ कराती है। तो देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आर ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन टू, एकीकरण के समय हस्तांतरक कंपनी द्वारा प्रारंभिक व्ययों का हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए ट्रांसफरर आर परचेजिंग कंपनीज अकाउंट, क्रेता कंपनी के खाते में। बी रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते में। सी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, समता अंशधारियों खाते में। डी नन ऑफ द एबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए आप, ऐसे जो भी ऐसे खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, या कोई ऐसे जो कि फिक्सिशियस एसेट आप कह सकते हो कि ऐसे खर्चे हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टाइप के, तो उन सब को कंपनी के यहाँ ट्रांसफ़र करती है इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। तो सी विल बी द राइट आंसर, समता अंशधारियों के खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर द अकाउंटिंग मेथड टू बी फॉलोड इज, जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो लेखांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा? मर्जर मेथड में। मर्जर मेथड जिसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बताते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं हितों की समूहीकरण। तो देखिए ऑप्शन ए इक्विटी से मेथड है, समता विधि। बी परचेज मेथड, क्रय विधि। सी पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, हितों की समूहीकरण विधि। डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूलिंग इंटरेस्ट मेथड होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड गो इनटू लिक्विडेशन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड। कहते हैं दो कंपनियां मिलकर के, कौन सा? ए लिमिटेड कंपनी और बी लिमिटेड कंपनी समापन हो करके और नई कंपनी बनाते हैं जिसको बोलते हैं सी लिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी बनती है? सी लिमिटेड कंपनी बनती है। तो नई कंपनी सी लिमिटेड के निर्माण हेतु ए लिमिटेड तथा बी लिमिटेड का समापन होता है। ये स्थिति है किस बात को, किस चीज़ का परिचायक है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, बाह्य पुनर्निर्माण है, अमलगमेशन है, एकीकरण, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या नन ऑफ दिस। आप याद रखिए, जब दो कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बनती है तो इसको अमलगमेशन बोलते हैं, एकीकरण बोलते हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फार्मूला टू फाइंड आउट गुडविल इज, ख्याति ज्ञात करने का सूत्र है। ख्याति ज्ञात करने का सूत्र देखिए, ए वैल्यू ऑफ नेट असेट माइनस परचेज प्राइस, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बी परचेज प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ नेट असेट, परचेज प्राइस से वैल्यू ऑफ नेट असेट यानी क्रय मूल्य माइनस शुद्ध संपत्तियों का मूल्य। सी वैल्यू ऑफ असेट माइनस परचेज प्राइस, संपत्तियों का मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और परचेज प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। देखिए कहीं पर भी जब हम परचेज करते तो गुडविल कैसे आता है? आप जो भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स हैं, यानी कि जो भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस लायबिलिटी, जिनको बोलते हैं नेट असेट, अगर नेट असेट की वैल्यू से ज़्यादा हम कहीं पर पे कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम किसी को किस बात के लिए पे कर रहे हैं? उसकी गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए परचेज प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ नेट असेट विल बी द राइट आंसर। फिर से इस बात को आप समझिएगा कि जब हमारी जितनी भी नेट असेट उससे ज़्यादा हम किसी को पे कर रहे हैं तो मतलब ये बात साफ है कि हम उसको ज़्यादा गुडविल की वजह से ही पे कर रहे हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है? देखिए दो कंपनियों को मिला करके और एक बड़ी कंपनी बन जाती है। दो कंपनियों को मिला करके एक कंपनी जो बन जाती है, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिल करके सी लिमिटेड बनाती है
तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य पूछ रहे हैं। टू ब्रिंग ए कंपनी इन एक्सपेंसेज, कहते हैं व्ययों में मितव्ययिता लाना कि खर्चे कम हो जाएं। दूसरा क्या, टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में सुगमता लाना। सी, टू एलिमिनेट कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का लोप करना, मतलब कि दोनों में कंपटीशन है तो ऐसा है दोनों को एक साथ कर दो तो कंपटीशन आपस का ख़त्म हो जाएगा। क्या ये उद्देश्य? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अमलगमेशन के ये सारे उद्देश्य होते हैं। देखिए खर्चे भी कम हो जाएंगे, वितरण में भी सुगमता हो जाएगी, दो दो कंपनियां रहेंगी, आसानी से वितरण हो जाएंगे एक साथ मिल करके। एक नई कंपनी जब बन जाती है और कंपटीशन भी आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सपेंसेज ऑफ लिक्विडेशन आर बॉर्न बाय द वेंडर कंपनी। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे वेंडर कंपनी लिखा है, विक्रेता कंपनी अगर खर्चे उठाती है अपने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेज को। दूसरे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि परचेजिंग कंपनी, यानी कि विक्रेता नहीं, कौन, खरीदने वाली कंपनी, परचेजिंग कंपनी अगर खर्चे उठाती है। यहाँ पे समझिएगा, व्हेन द एक्सपेंसेज ऑफ लिक्विडेशन आर बॉर्न बाय द वेंडर कंपनी, द वेंडर कंपनी डेबिट। वेंडर कंपनी किसे डेबिट करती? जब समापन व्ययों का विक्रेता कंपनी वहन करती तब विक्रेता कंपनी डेबिट करती किसको? ऑप्शन देखिए, ए रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। बी बैंक अकाउंट, बैंक खाता। सी गुडविल अकाउंट, ख्याति खाता। डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो देखिए कि अगर जब विक्रेता कंपनी यानी कि वेंडर कंपनी खर्चे वहन करती है तो किसको डेबिट करेगी? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द एक्सपेंसेज ऑफ लिक्विडेशन आर बॉर्न बाय द परचेजिंग कंपनी। यहाँ क्या कहा गया कि क्रेता कंपनी, कौन इसके खर्चे उठाता? क्रेता कंपनी। तो ऑप्शन देखिए, ए रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। बी वेंडर्स अकाउंट, कंपनी वेंडर्स कंपनी विक्रेता कंपनी का खाता। सी बैंक अकाउंट, बैंक खाता। और डी गुडविल अकाउंट। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब विक्रेता यानी कि क्रेता कंपनी, परचेजिंग कंपनी जब खर्चे वहन करती है तो वो किसको डेबिट करेगी? गुडविल को डेबिट करेगी। देख रहे हैं आप, गुडविल को डेबिट करेगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी अंडर परचेज मेथड। ट्रांसफरिंग कंपनी के यहाँ परचेज मेथड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, ट्रांसफरिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है। तो असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी के सारे हस्तांतरक कंपनी के सभी संपत्तियों और दायित्व का रिकॉर्ड करती है। बी ऑल असेट लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, हस्तांतरक कंपनी के सभी संपत्तियों, दायित्व तथा जो भी उनकी इस असेट्स और लाइबिलिटीज और रिजर्व्स को है। सी असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड बाय ट्रांसफरिंग कंपनी, हस्तांतरक कंपनी की ली गई संपत्तियों व दायित्वों को। डी असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड बाय ट्रांसफरिंग कंपनी एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो देखिए ट्रांसफरिंग कंपनी किन चीज़ों को रिकॉर्ड करती है? तो कंपनी जो है ये असेट्स और लाइबिलिटीज को तो रिकॉर्ड करती है, लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके इस बारे में कि किसी भी तरह का अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है और ये वेंडर कंपनी के हैं तो ट्रांसफरिंग कंपनी को यानी परचेजिंग कंपनी को उतने पीरियड तक इन रिजर्व्स को रखना होगा अपने साथ। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ नेट असेट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सेप्टेड परचेज कंसिडरेशन, द बैलेंस अमाउंट विल बी। कहते हैं शुद्ध संपत्तियों का मूल्य स्वीकृत क्रय मूल्य में से घटाने पर शेष राशि होगी। तो क्या घटाएंगे? देखिए शुद्ध संपत्तियों का मूल्य स्वीकृत क्रय मूल्य में से घटाने पर शेष राशि होगी। तो बी परचेज सरप्लस, बी वैल्यू, ए परचेज सरप्लस क्रय आधिक्य होगा यहाँ पर, और बी वैल्यू ऑफ गुडविल ख्याति का मूल्य, सी बिजनेस फंड व्यवसायिक कोष, डी कैपिटल सरप्लस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूंजी आधिक्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैपिटल सरप्लस आएगा। वैल्यू ऑफ नेट असेट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन से जब नेट असेट घटाएंगे तो उसका डिफरेंस कैपिटल ही होगा और इस तरह से इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू AS 14 अमलगमेशन इज ऑफ टाइप्स। कहते हैं लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार एकीकरण के प्रकार हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए है 3, बी 2, सी 1 और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन। दो मेथड से होता है अमलगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से एकीकरण के प्रकार दो हैं। वो दो प्रकार कौन सा है? एक तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड,
और दूसरा मेथड है कौन सा, परचेज मेथड है। कौन सा, परचेज मेथड है। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेज कंसिडरेशन मीन्स क्रय मूल्य का आशय है। ऑप्शन देखिए, ए अमाउंट पेएबल बाय द परचेज, क्रेता द्वारा दे। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि क्रेता द्वारा दे राशि, जो भी खरीदार है वो देगा जो भी। अमाउंट पेएबल बाय द शेयर होल्डर, अंशधारियों द्वारा दे राशि। सी अमाउंट पेड बाय द लेनदारों द्वारा दे राशि। डी नन ऑफ द। तो देखिए, जो खरीदने वाला है वही जो परचेज मतलब प्राइस का पेमेंट करेगा, तो वही परचेज कंसिडरेशन होगा। कहने का मतलब कि ट्रांसफरी कंपनी जो कुछ भी ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज परचेज करती है, तो उसके बदले में जो अमाउंट दिया जाता है उसे ही। तो ए विल बी द राइट आंसर, अमाउंट पेएबल बाय द परचेजर। हाउ मेनी आर द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज। क्रय मूल्य के निर्धारण की कितनी पद्धतियां हैं। तो देखिए, क्रय मूल्य के निर्धारण की कितनी पद्धतियां, ऑप्शन देखिए A2, B3, C4 और D5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। 3 मेथड्स हैं, 3। तो कौन कौन से मेथड से, पहला देखिए नेट पेमेंट मेथड। क्या है, नेट पेमेंट मेथड। मतलब नेट पेमेंट मेथड का मतलब साफ होता है कि भाई देखिए, परचेजर कंपनी और यानी कि ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के पास एक एग्रीमेंट होता है कि देखिए, ट्रांसफरर कंपनी कहती है कि हमको इतना अमाउंट है वो दे दीजिए आप, जो भी एसेट लायबिलिटीज वो आप देखिए, हमसे मतलब नहीं, एक नेट अमाउंट। तो नेट पेमेंट मेथड होता है, नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, नेट पेमेंट मेथड होता है। और दूसरा मेथड होता है कि नेट एसेट मेथड, कि मतलब जितना हमारी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, जितना हमारी नेट एसेट उतना दे दीजिए। तो ये होता है नेट एसेट मेथड है, नेट एसेट मेथड। ठीक है, और तीसरा होता है शेयर प्रोपोर्शन मेथड, यानी कि कुछ शेयर्स के बदले कुछ शेयर्स का प्रावधान किया जाता है कि भाई इतने के बदले आप इतना दे दीजिए। विक्रेता कंपनी के शेयर होल्डर जितने हैं उनके बदले नई कंपनी में कितने शेयर होंगे, शेयर प्रोपोर्शन मेथड है। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड और शेयर प्रोपोर्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग आफ्टर 1 अप्रैल। कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का यूज कब से लागू होता है। तो याद रखिए, ऑप्शन में ए 1995, बी 1994, सी 1996, डी 1997। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, 1995 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the net asset taken over by the company are less than the purchase consideration difference will be treated as। यदि कंपनी द्वारा ली गई शुद्ध संपत्तियां क्रय प्रतिफल से कम हैं तो अंतर को माना जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा कि कंपनी ने जो भी एसेट लिया है उस हिसाब से देखा जाए तो परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन है ज़्यादा किससे, जो भी एसेट्स हैं, नेट एसेट्स जो भी हैं उनसे अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन मतलब क्रय प्रतिफल ज़्यादा है, तो ऑप्शन देखिए, ए सीक्रेट रिजर्व होगा गुप्त संचय, बी गुडविल ख्याति, सी कैपिटल रिजर्व पूंजी संचय, डी जनरल रिजर्व। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुडविल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, गुडविल जनरेट हो जाएगी। क्या, अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री में क्या हो जाती है कि जो भी एसेट्स हैं तो आप एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको करते हैं क्रेडिट लायबिलिटीज़ को। उसके बाद टू बिजनेस परचेज यानी कि परचेज कंसिडरेशन को लिखते हैं बिजनेस परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो किस बात का आता है, वो आता है गुडविल का, गुडविल का डिफरेंस आता है, याद रखिए गुडविल अकाउंट का डिफरेंस आता है। ठीक है, और ये गुडविल डेबिट होगा। ठीक है, तो 2 एंट्रीज यहाँ पे डेबिट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन 2 or more एग्जिस्टिंग कंपनीज गो इनटू लिक्विडेशन, है ना, एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस, दिस एक्टिविटीज नोन एज। जब दो या अधिक कंपनियां समापन में जाती तथा एक नई कंपनी का निर्माण होता है
तो ये क्रिया कहलाती है, क्या कहते हैं, बी, ए अमलगमेशन एकीकरण, बी एब्जॉर्प्शन संविलयन, सी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आंतरिक पुनर्निर्माण, डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए अमलगमेशन कहलाती है। जब दो कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बनती है तो अमलगमेशन इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर AS14 के अनुसार परचेज कंसिडरेशन विल इंक्लूड द पेमेंट दैट आर पेएबल टू हुम। AS14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में भुगतान सम्मिलित होता है जो देय होगा किनको, ए डिवेंचर होल्डर, बी शेयर होल्डर, सी क्रेडिटर ऋणदाताओं को, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो है शेयर होल्डर्स का पेमेंट होता है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, एज पर AS14 अमलगमेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। AS14 के अनुसार एकीकरण को लेखांकन के उद्देश्य से वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए 3 कैटेगरी 3 भागों में, 2 कैटेगरी 2 भागों में, 1 कैटेगरी 1 भाग में, और डी नन ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 कैटेगरीज, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ नेट असेट ओवर परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड। जब असेट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कम होती है तो फिर क्या जनरेट होगा। शुद्ध संपत्ति क्रय प्रतिफल पर अधिक कहलाता है। ए जनरल रिजर्व सामान्य संचय, बी गुडविल ख्याति, सी कैपिटल रिजर्व पूंजी संचय, डी ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व जनरेट होती जब नेट असेट यानी कि जो भी असेट्स हैं, ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। असेट्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज या लायबिलिटीज, ठीक है, और टू बिजनेस परचेज या परचेज कंसिडरेशन। तो जब हमारी ये असेट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा टू कैपिटल रिजर्व। अभी आपने देखा था कि जब हमारा परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा था तो गुडविल आया था, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाता है, पूंजी संचय जिसे कहते हैं। तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ये जनरल एंट्री देख लीजिएगा, ये डेबिट है और ये सारी चीज़ें क्रेडिट की है। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, when one company goes in liquidation and a new company is formed to take over the business of the company which goes into liquidation, this is called। एक कंपनी का समापन होना और इसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए ही किया गया हो कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए अमलगमेशन एकीकरण, बी एब्जॉर्प्शन संविलयन, सी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बाह्य पुनर्निर्माण, डी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंपनी का एक कंपनी होगी जिसका समापन हो जाएगा और इसे ऐसी दूसरी कंपनी, मतलब उसी को कन्वर्ट करके थोड़ा सा चेंज करके उसको बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए ही किया गया, उसका निर्माण ही किया गया कि ये नई कंपनी जो बन रही है वो पुरानी कंपनी क्रय कर ले, सिर्फ इस पर्पस से है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि हमने इंक्लूड किए हैं। आपका आज का सेशन आपको कैसा लगा और ये क्वेश्चंस, तो इसे हमें कमेंट जरूर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें और हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पंकज कॉमर्स क्लासेज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में हम आपको हेल्प करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.